हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। कल अपनों ने बात की थी नॉन कंडक्टिंग शीट की, आज बात कर रहे हैं अपने कंडक्टिंग शीट की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं बता देता हूँ। मान लिया मेरे पास क्या है, कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है। नॉन कंडक्टिंग शीट पे जहाँ पे भी मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर मान लो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसी सरफेस से वो क्या होगा, कंटिन्यूस रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आज बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट की, सॉरी कंडक्टिंग शीट की बात करते हैं अपने। तो कंडक्टिंग शीट मान लो कोई बिर्थ की है, कोई बी बिर्थ की मेरे पास क्या है, शीट है। मान लो इसके अंदर मैंने कोई चार्ज दिया, वो पहले ही से क्या है, कंडक्टिंग मतलब चार्ज है, इसके अंदर मैंने चार्ज दिया तो दोनों चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स के कारण आधा चार्ज तो इस सरफेस पे आ जाएगा और आधा चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। जो इसके अंदर का भाग है, जो इस कंडक्टिंग शीट के अंदर का भाग, उसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, तो अंदर कितना उसका चार्ज हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो मेरे पास क्या थी, कोई बिर्थ की शीट थी मेरे पास इनफाइनाइट, इसके अंदर मैंने कोई, देखो इस प्रकार रखी हुई है, इसके अंदर मैंने कोई चार्ज दिया, अंदर चार्ज दिया तो आधा चार्ज इस सरफेस पे आ गया और आधा चार्ज इस सरफेस पे आ गया। तो देखो इस प्रकार रखी हुई है, तो ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे मैंने चार्ज कितना बताया क्यू, तो आधा चार्ज इस पे आ गया, आधा चार्ज इस सरफेस पे आ गया। तो जो बीच का हिस्सा है उसमें चार्ज कितना आ रहा है, जीरो। तो जीरो है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी कितनी सरफेस है। एक तो ये देखो इस प्रकार थी कोई कंडक्टिंग शीट, ठीक है, जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने जो चार्ज दे, अब इन दोनों हाथों के बीच में चार्ज दिया है, तो आधा चार्ज रिपल्शन फोर्स के कारण इस सरफेस पे आ गया और आधा चार्ज इस सरफेस पे आ गया। बट इसके बीच में चार्ज कितना है, यहाँ पे देखो चार्ज, जैसे ये शीट थी तो इसके अंदर चार्ज कितना हुआ, जीरो, क्योंकि आधा चार्ज इस पे है, आधा चार्ज इस पे, तो बीच में तो कोई चार्ज है नहीं अपने पास। इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में वो कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो मैं किसी एक सरफेस के कारण क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, वही इसी सरफेस के कारण है, तो चार्ज दोनों पे क्या है, सेम है। तो इस सरफेस के ऊपर मेरे पास जो गॉसियन सरफेस बनेगा, कैसा बनेगा, एक सिलेंडर के रूप में बनेगा। देखो इस जो अपने वायर के लिए बनाया था वो कैसा बना था, इधर चार्ज भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर, तो कैसा सरफेस गॉसियन पृष्ठ बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा। तो देखते हैं, देखो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग शीट इज दैट चार्ज रिमेन स्टेशनरी इन ए नॉन कंडक्टिंग शीट, उस पर तो स्टेशनरी रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट जो कंडक्टिंग शीट द गिवन चार्ज टुवार्ड्स द सरफेस, जो कंडक्टिंग शीट होती है उसमें कहाँ जाता है, चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। सो देयर नो चार्ज अवेलेबल इन द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लेट, तो इनर में चार्ज नहीं है तो उसके इन मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। दोबारा बता देता हूँ, ये मेरे पास कोई बी बिर्थ की क्या थी, शीट थी, ठीक है। इसके अंदर मैंने चार्ज यहाँ दिया है, इसके अंदर मान लो ये चार्ज मैंने इसको यहाँ दिया है, ये देखो इस प्रकार है, जो ये ब्लैक दिखाई दे रही है चार्ज है। चार्ज दो, जैसे कि जैसे चार्ज दिया वैसे रिपल्शन फोर्स के कारण आधा चार्ज इधर वाली सरफेस पे आ गया, आधा चार्ज इस वाली सरफेस पे आ गया, और इसके बीच में चार्ज कितना रहा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर कितना होगा, जीरो। तो मैंने एक सरफेस के ऊपर ये क्या बना लिया, सिलेंडर बना लिया, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको ये भी बात बताता था कि सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए थी, मतलब उसकी सरफेस के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। शीट है अपने पास, शीट के लिए अपने को पता है किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं निकाला, सीधा बात करूंगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे। कंसीडर थिन कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस जो सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा अपोन में क्यू अपोन में एस। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एस। तो अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो वही बात, मैं इसको सिलेंडर को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, S1 S2 S3। S1 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, S2 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स और S3 सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स, तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस सिलेंडर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स। तो अपने को पता है किसी कंसीडर ए सिलेंडर गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सेगमेंट, हर पॉइंट पर मैं क्या लूंगा, स्मॉल पार्ट लूंगा और उसके बाद में क्या कर दूंगा, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो स्मॉल पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई सदिश डॉट में ds सदिश। टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन, तो ई सदिश डॉट में ds सदिश, ds वेक्टर। तो कितने सरफेस है, 3 है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, तो ई ds कोस थीटा। तो तीनों को अलग अलग करके मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अब एंगल निकालूंगा, तो सबसे पहले मैंने S1 सरफेस पे कोई ds एलिमेंट लिया, इस ds एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसके डायरेक्शन में होगा। तो S1 वेक्टर के लिए थीटा कितना बना, 0। अब बात करूंगा S3 सरफेस पे मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया ds,
ठीक है। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा और उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल कितना बना, 90। अब अंदर S2 सरफेस है, उसका तो अपने को निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखना S3 सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना है, 0 है। ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड। S1 सरफेस में देखो क्या था अपना, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है तो थीटा कितना है, 0। S2 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, En 0, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0, क्योंकि वहां पे कोई भी चार्ज नहीं था। S3 सरफेस के लिए दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया, 90। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा EDS cos 0। अब देखो सेकंड सरफेस के लिए E की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ये सारी वैल्यू कितनी होगी, 0, तो मैंने सीधी 0 लिख दी। प्लस S3 सरफेस में cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये क्या आ गया, E क्वेश्चन था बाहर निकला ds का इंटीग्रेशन S, तो ये आ गया अपने पास फ्लक्स। और अपने को पता है गाउस लॉ से जो फ्लक्स होता है वो समेशन Q अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नोट। तो उस पर चार्ज कितना है, Q है, तो एप्सिलॉन नोट। अब इक्वेशन 2 और 3 की कंपैरिजन करूँ, दोनों क्या है, फाई के इक्वल है, LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगी, दोनों इक्वेशन की इक्वल होगी। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू कितना आ गया, ES। इक्वेशन 2 और 3 के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। और अपने पिछले टॉपिक में यही लिख देते Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, इस टॉपिक मैंने थोड़ा अलग कर दिया, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आई वो कितनी है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट S, और अपने को Q अपॉन S क्या होता है, सिग्मा। E की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। किसी भी नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, सॉरी नॉन नहीं कंडक्टिंग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। तो इसको वेक्टर रूप में डिनोट करेंगे तो E अपॉन में एप्सिलॉन नोट n कैप। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू द डिस्टेंस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टिंग शीट का वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, हर डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अगर ग्राफ बनाए E एंड R के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, देखो R के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा के बीच, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसे मिलेगा अपने को, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो अगर बात की थी अपनों ने कंडक्टिंग शीट के लिए तो अपने को क्या मिला था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो कितना मिला था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। अगर दोनों की कंपैरिजन करके लिखो तो E कंडक्टिंग शीट बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू में E नॉन कंडक्टिंग। मतलब जो कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन कंडक्टिंग शीट से 2 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, देखो अगर नॉन कंडक्टिंग की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन में अपने को एप्सिलॉन नोट मिला। तो याद रखना जो कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉन कंडक्टिंग शीट से 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये था आज का अपना लेक्चर, किसी कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है गाउस लॉ से। थैंक यू।